नमस्कार बच्चों, मैं भारत भूषण सामाजिक विज्ञान अध्यापक चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की तरफ से आपके सामने अध्याय 9 जन सुविधाएं भाग 2 लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस अध्याय में हम जन सुविधाओं की जिम्मेदारी किस पर होनी चाहिए? क्या ये जिम्मेवारी निजी कंपनियों पर होनी चाहिए या सरकार पर? इस पर चर्चा करेंगे। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 और जन सुविधाएं का क्या महत्व है, इस पर भी चर्चा करेंगे। राजस्व की प्राप्ति, धन का व्यय। सरकार इन सुविधाओं को प्रदान करने के लिए राजस्व की प्राप्ति कैसे करती है और उस धन का खर्च कैसे करती है, इसको देखेंगे। विकल्पों की तलाश। बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए नए विकल्प कौन से हो सकते हैं? शुल्क शौचालय एक परियोजना। इस परियोजना के मुख्य आयामों को हम देखेंगे। जन सुविधाओं की जिम्मेदारी किस पर होनी चाहिए? जैसा कि आप देख रहे हैं, मुख्य जन सुविधाएं स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, परिवहन, शिक्षा। तो ये जिम्मेदारी क्या सरकार पर होनी चाहिए या निजी कंपनियों पर? यह एक चर्चा का विषय है। इस पर आज हम देखेंगे। यदि निजी कंपनियों पर यह जिम्मेवारी होगी तो क्या होगा? निजी कंपनियों की भूमिका। निजी कंपनियां जो होती हैं वो मुनाफे पर आधारित होती हैं। उनका मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है। महंगे दामों पर वह सुविधाएं प्रदान करती हैं ताकि वह अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। यदि जन सुविधाएं निजी कंपनियों द्वारा मुहैया करवाई जाएंगी तो उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। लाभ वाले स्थानों पर ही निवेश। हम जानते हैं निजी कंपनियां सिर्फ लाभ वाले स्थानों पर ही निवेश करेंगी, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य। परंतु क्या वह कूड़ा करकट उठाने के लिए, गंदी नालियां साफ करने के लिए या सड़कों को साफ करने में अपनी दिलचस्पी दिखाएंगी? शायद नहीं, क्योंकि वहां पर उन्हें लाभ नहीं प्राप्त होगा। बहुत से लोग सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे। जैसा कि आप इन चित्रों में देख रहे हैं कि लोग, अगर निजी कंपनियों द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी तो लोग उन तक अपनी पहुंच नहीं बना पाएंगे। यदि वह अपनी पहुंच बनाने की कोशिश भी करेंगे तो उन्हें अपने पशु, घर, भोजन इत्यादि से हाथ धोना पड़ेगा। तो इस प्रकार बहुत से लोग इन सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे। सरकार की भूमिका। मूलभूत सुविधाएं, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा व्यक्ति की मूलभूत सुविधाएं हैं जिनकी को प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है। सभी लोगों को सस्ते दामों पर ये सुविधाएं मुहैया करवानी सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सुविधाएं हमारे मौलिक अधिकार, जीवन के अधिकार के अंतर्गत आती हैं। स्वास्थ्य। मुसीबत के समय सरकारी सुविधाओं की भूमिका। मुसीबत, त्रासदी, आपदा, बाढ़, भूकंप इत्यादि के समय सरकारी जन सुविधाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि कोई भी निजी कंपनी ऐसे समय में मुफ्त सुविधाएं नहीं प्रदान करती। ऐसे में सरकार ही नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सकती हैं। इसलिए जन सुविधाओं को प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। मुफ्त सुविधाओं का इंतजाम। कोई भी निजी कंपनी मुफ्त सुविधाओं को नहीं देंगी, परंतु कई समय हमें गरीब लोगों के लिए मुफ्त सुविधाओं का इंतजाम भी करना पड़ता है, जैसे मिड डे मील परियोजना, सड़कों को साफ करना इत्यादि। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 और जन सुविधाएं। इस अनुच्छेद के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने ये बताया है कि शिक्षा का अधिकार, पानी का अधिकार हमारे जीवन के अधिकार के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि यदि ये चीजें व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगी तो वह बेहतर जीवन नहीं जी पाएगा। स्वास्थ्य का अधिकार भी जीवन के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। स्वच्छता का अधिकार, भोजन का अधिकार। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि वह इन अधिकारों को व्यक्ति को मुहैया करवाए। इसलिए यह जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि वह इन जन सुविधाओं को
लोगों को मुहैया करवाए। सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? यह पैसा उसे एक लोगों द्वारा दिए गए कर से आता है। सरकार प्रत्येक वर्ष बजट, आमदन और खर्च का ब्यौरा तैयार करती है। आमदन जनता से मिलने वाले कर और खर्च कई प्रकार के होते हैं, सार्वजनिक सेवाओं पर, जन कल्याण कार्यक्रमों पर और जन सुविधाओं पर। इन सभी खर्चों का एक ब्यौरा बनाती है जिसे हम बजट कहते हैं, और उसमें वह ये निर्धारण तय करती है कि किस पर कितना प्रतिशत खर्च या किससे कितना प्रतिशत कर प्राप्त करना है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, सरकार ने 2018-19 के बजट का ये ब्यौरा है जिसमें विभिन्न करों का प्रतिशत दिखाया गया है। किस प्रकार सरकार अपना पैसा प्राप्त करेगी, राजस्व प्राप्त करेगी, और ये राजस्व कहाँ पे खर्च होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनमें जन सुविधाओं पर, पेंशन पर, वित्त आयोग, आर्थिक सहायताएं, रक्षा, केंद्रीय परियोजना इत्यादि पर यह खर्च किया जाएगा। तो इस प्रकार सरकार ये तय करती है कि जन सुविधाओं पर खर्च किस प्रकार किया जाएगा। चेन्नई, क्या सबको पानी मिल रहा है? चेन्नई की कहानी हमने भाग 1 में देखी थी। वहां पे हमने देखा था कि वहां पानी का भारी अभाव था, सुविधाओं का अभाव था, सबको पानी नहीं मिल रहा था। हाँ, हालांकि आला अफसर जो थे वह आसानी से पानी प्राप्त कर पा रहे थे, लेकिन गरीब झुग्गी झोंपड़ी वाले जो लोग थे वहां पे पानी का बहुत अधिक अभाव था। चेन्नई की बस्तियों में पानी की कमी थी। सुरक्षित पेयजल व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता था। जो व्यक्ति अमीर था वह बोतल बंद पानी या जल शोधक उपकरण लगाकर पानी का इंतजाम कर लेता था, लेकिन गरीब व्यक्ति पानी तक अपनी पहुंच नहीं बना पाता था। पानी की कमी, निजी कंपनियों का मुनाफा, ये भी हमने देखा था कि पानी की कमी के कारण निजी कंपनियां जो थी बोतल बंद पानी या टैंकर की व्यवस्था कर अधिक से अधिक मुनाफा कमा रही थी। विकल्पों की तलाश। अब प्रश्न आता है कि नए विकल्प क्या हो सकते हैं, किस तरीके से हम इन सुविधाओं को बेहतर बना सकते हैं। सरकार की नाकामयाबी का अर्थ ये है कि क्या निजी कंपनियों द्वारा जलापूर्ति या इन जन सुविधाओं को प्रदान किया जाए, परंतु हम उसके भी दुष्परिणाम देख चुके हैं। निजी कंपनियों के उदाहरण बहुत कम है दुनिया में। अधिकतर जन सुविधाएं सरकारी संस्थानों द्वारा ही प्रदान की जाती हैं। निजी कंपनियां अगर जन सुविधाएं देंगी तो कीमतों में भारी इजाफा होगा। सरकारी जल विभाग की सफलता की कहानियां भी हैं। बम्बई, हैदराबाद में जल विभाग की सफलता की कहानी ऐसी ही एक कहानी है, जहां पर लोगों को बेहतर सुविधाएं भी प्रदान की गई और उन्होंने जल विभाग के जो ने अपना मुनाफा भी कमाया। चेन्नई की निजी कंपनी और सरकारी जल विभाग के संयुक्त प्रयास। अनुबंधित टैंकर। चेन्नई में निजी कंपनियां और सरकारी विभाग ने मिलकर प्रयास किए। उन्होंने निजी कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले टैंकरों पर उचित नियम बनाए ताकि निजी कंपनियां अपनी मनमानी ना कर सके। इस प्रकार संयुक्त प्रयास से भी हम बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का विस्तार। शौचालय, पेयजल सुविधा। 87% व्यक्तियों को या परिवारों को पेयजल सुविधा हमारे देश में प्राप्त है। शौचालय सुविधा सिर्फ 53%, अर्थात स्वच्छता के मामले में हम अभी भी काफी पीछे हैं। सुलभ शौचालय। सुलभ शौचालय एक ऐसी ही परियोजना है जिसमें लोगों को स्वच्छता की ओर बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया गया है। इसमें निम्न जाति और निम्न आय वर्ग को सुविधाएं प्रदान की जाती है। जो निम्न जाति के लोग या निम्न आय वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए बहुत कम कीमत पर शौचालय बनाए जाते हैं। इन परियोजना में 85% सामुदायिक शौचालय और 15 लाख से ज्यादा घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया है। स्थानीय निकायों के साथ अनुबंध किया गया है इन सुलभ शौचालय ने, और सस्ती जमीन मुहैया होने पर उन्होंने बेहतर सुविधाएं सरकार
के सामने रखी हैं और लोगों को उनका बेहतर सुविधाओं का प्रदान की है। निष्कर्ष, हमने इस अध्ययन भाग में देखा कि जन सुविधाएं हमारी बुनियादी जरूरतों से संबंधित होती हैं। इनका हमारे जीवन पर बहुत अधिक असर पड़ता है। यदि इन सुविधाओं का अभाव हो तो हमारा जीवन काफी मुश्किलों से भरा होगा। पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, ये सभी जीवन के अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार ही माने गए हैं। सुविधाओं में असमानता, इन सुविधाओं में हम देखते हैं कि असमानता पाई जाती है। यह असमानता ग्रामीण और शहरी असमानताएं भी देखी जाती हैं, या गरीब बस्तियों और संपन्न बस्तियों में भी यह असमानता देखी जा सकती है। पुनरावृत्ति प्रश्न। बच्चों, इस भाग में हमने जो अध्ययन किया उसके आधार पर हम इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। जन सुविधाओं के मुख्य उदाहरण बताएं। आपको इस प्रश्न का उत्तर स्वयं देना है। क्या जन सुविधाएं सभी को समानता के आधार पर मिलती हैं? व्याख्या करें। हमने भाग 1 में भी देखा था और भाग 2 में भी देखा कि जन सुविधाएं सभी को समानता के आधार पर नहीं मिल पा रही। सभी की एक समान पहुंच नहीं है। जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर है वह जन सुविधाएं आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत पेयजल को उसका हिस्सा माना गया है? तो बच्चों, संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार के अंतर्गत पेयजल को भी उसका हिस्सा माना गया है। पानी के अधिकार से आप क्या समझते हैं? पानी का अधिकार अर्थात पानी तक सबकी पहुंच, ताकि सभी को स्वच्छ पानी, पेयजल मिल सके। धन्यवाद।